ये हैं सीनियर बो, अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली एक जनजाति की महिला जिनका 2010 में देहांत हो जाता है। इनके देहांत से एक अध्याय का नहीं बल्कि कई अध्यायों का अंत होता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक, इतिहास, साइकोलॉजी, जीव विज्ञान और कल्चर, क्योंकि इन सब का ही विश्लेषण करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है। जिस बो भाषा को जानने वाली ये विश्व की आखिरी महिला थी, लेकिन अफसोस हमने इनके साथ साथ इनकी भाषा को भी खो दिया। इस भाषा में ऐसे शब्द थे जो सुनामी के आने से पहले उसकी चेतावनी दे दिया करते थे। 65,000 वर्ष पूर्व की ये भाषा थी। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने ऐसी भाषाओं के प्रति उदासीनता क्यों दिखाई जिसमें इतना कुछ सीखने को मिल सकता था हमें। तो उसके पीछे के दो कारण सामने आते हैं। पहला, जितनी ज़्यादा भाषाएं होंगी उन्हें संभाल पाना उतना मुश्किल होगा। आज़ादी के बाद से ही स्थानीय भाषाओं का जोर पकड़ने लगा। अब भारत ने 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर करनी शुरू की, जिससे पॉलिसी मेकर्स को ये समझ आया कि जितनी ज़्यादा भाषाएं होंगी उतनी ही ज़्यादा अलगाववाद की स्थिति पैदा होगी। इसलिए जितनी भाषाएं कम उतना बेहतर, उतना अलगाववाद कम। यही कारण था कि अब भाषाओं को दो भाग में बांटा जाने लगा। एक वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज में भाषाएं थीं और एक वो जिन भाषाओं को 10,000 लोग से कम लोग बोला करते थे। यानी कि कोई एक भाषा बोलने वाले अगर 10,000 से कम लोग हैं तब उन्हें अदर भाषा के तौर पर रखा जाएगा और उनके लिए कुछ नहीं किया जाएगा। ऐसी ही भाषा थी बो भाषा। लेकिन क्या सही में 10,000 लोगों का होना आवश्यक है किसी भाषा को बोलने के लिए? शायद 2 लोग भी काफ़ी हैं। लेकिन ये सीनियर बो महिला आखिरी वक्त में चिड़ियों से बातें किया करती थी, यानी कि एक व्यक्ति का भी होना काफ़ी है। अगर आप भाषा बोलते हैं, अगर आप वो भाषा जानते हैं, तो ज़रूरी क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी और उसकी तौर पे देखा जाना चाहिए। और यही कारण था कि सुनामी के दौरान किसी भी अंडमान निकोबार के निवासी की मौत नहीं होती। कहते हैं हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन 2011 में इस हिंदी बेल्ट को एक साथ जोड़ा गया। यानी कि अब जितनी भी हिंदी से रिलेटेड भाषाएं हैं उन्हें एक साथ एक ही पोट्री में बंद करके दिखाया गया। इससे ये हुआ कि भोजपुरी जो अलग है हिंदी से उसे भी हिंदी में डाला गया। 5 करोड़ भोजपुरी वासियों को भी हिंदी में डाला गया और ऐसे ही 61 अदर भाषाओं को हिंदी में डाला गया, जिससे नेचुरली हिंदी बोलने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई और ये अपने आप इसका दायरा एक बड़ा दायरा हो गया। इसके पीछे का एक रीज़न पॉलिटिकल कंसोलिडेशन भी था। यानी कि जितनी इस बेल्ट में ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं उन्हें एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के तौर पे भी देखा जाने लगा। यानी कि हिंदी बोलने वाले लोग जितने ज़्यादा होंगे उतना बेहतर वोट बैंक होगा। इसीलिए 2026 में जब सीटों का बंटवारा 543 लोकसभा सीटों से बढ़ के 888 या उससे ज़्यादा होगा, उतना ही इन लोगों को, सभी हिंदी बेल्ट के लोगों को बांधे रखने का एक काम आसान हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि आज एक गुजराती बोलने वाला शख्स हिंदी की वकालत करते हुए दिखता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वोट बैंक बेहद ज़रूरी होता है। और ये हमें साउथ के राज्यों में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन उतनी नहीं है, ना उनकी दर उतनी ज़्यादा है। लेकिन हिंदी बेल्ट की दर भी ज़्यादा है और तादाद भी ज़्यादा है, इसलिए वोट बैंक भी ज़्यादा होगा। अब सवाल उठता है कि क्या किसी एक ही भाषा पर जोर देके किसी राष्ट्र का भला हो सकता है? इतिहास हमें कुछ और ही बताता है। आज़ादी के बाद से ही वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर उर्दू थोपने का कार्य करता है, वहाँ की बंगाली भाषा को ख़त्म करने का कार्य करता है। अब वहाँ हर तरीके के ट्रांसैक्शन में, बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ के एजुकेशन में, वहाँ के हर चीज़ में बंगाली भाषा को ख़त्म करके उर्दू भाषा पर जोर दिया जाने लगा। इसका खामियाजा ये हुआ कि वहाँ का एकेडमी, वहाँ के लोग उर्दू के ख़िलाफ़ खड़े हुए और बंगाली राष्ट्रवाद के बीज बो दिए गए, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को 1971 की लड़ाई में देखने को मिलता है। श्रीलंका के गृह युद्ध को भी भाषा के पानी से सींचा गया। जब सिंगला ओनली एक्ट 1956 लागू किया गया, इंग्लिश को रिप्लेस किया गया, सिंगली भाषा डाली गई और तमिल के लोगों को एक इन्फीरिटी में डाला गया कि आपकी अपनी भाषा यहाँ कोई मायने नहीं रखती, जबकि मेजॉरिटी में सिंगली हैं। 75% तक सिंगली लोग अपनी मेजॉरिटी दिखाने लगे, तमिल की भाषाओं को ख़त्म किया जाने लगा। इसका खामियाजा ये हुआ कि सिविल वॉर का बीज भी इसी दौरान पड़ता है, जिसे श्रीलंका को आज तक बुझाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जिन्होंने भाषाओं को साथ लिया
उन्हें बढ़ावा दिया, जैसे सिंगापुर की आज़ादी के बाद चाइनीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिंगापुर की ली कुआन यू प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, उनसे चाइनीज़ भाषा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात करते हैं। लेकिन ली कुआन ये कहते हुए वो मना कर देते हैं कि क्या होगा जब इंडियन हमारे पास आएंगे और एक हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात करेंगे, ऐसे ही मलय लोग हमारे पास आएंगे। 2 आर्ग्यूमेंट दिए कि हमें नॉलेज किस भाषा से मिलेगी, अंग्रेज़ी भाषा से, और हमसे ट्रेड कौन करेगा। इसीलिए आज सिंगापुर दुनिया के एक बेहतरीन देशों में शामिल है। साउथ अफ्रीका भी ऐसी ही एक कंट्री है जहाँ 5 भाषाओं में राष्ट्रगान होता है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता। इसका मतलब था कि जितनी भी प्रमुख भाषाएं हैं सबको बढ़ावा दिया जाएगा। इसीलिए साउथ अफ्रीका के इकोनॉमिकली लीडिंग कंट्री में शामिल है। तो अब ये हमें तय करना है कि हम भाषाओं को कैसे देखते हैं, सिर्फ हिंदी या अंग्रेज़ी के तौर पे देखते हैं, या जितनी भाषाएं उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या हम पाकिस्तान और श्रीलंका के रास्ते पे जाना चाहते हैं, या हम सिंगापुर और साउथ अफ्रीका की मल्टी लैंग्वेज मल्टी लिंग्विस्टिक पॉलिसी को अपनाना चाहते हैं ताकि हम और आगे बढ़ सकें। ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। अफसोस कि हम सीनियर बो को बचा नहीं सके, लेकिन निश्चित तौर पे हम उनकी भाषा को ज़रूर बचा सकते थे। चीज़ों को समझते रहिए, इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए। जय हिंद।